40 किलोमीटर, किनारे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें एक छेद हो जाता है, इसमें एक छेद हो जाता है जिससे 6 मिनट में, जिससे 6 मिनट में 1/7/8 टन 1/7/8 टन पानी अंदर भर जाता है। टन पानी अंदर भर जाता है। 60 टन पानी, 60 टन पानी इस जहाज को डुबोने के लिए, 60 टन पानी इस जहाज को डुबोने के लिए पर्याप्त है। यानी 60 टन पानी अगर जहाज में भर जाए तो जहाज क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, पर्याप्त है। किंतु जहाज में लगा एक निकासी पंप, जहाज में लगा एक निकासी पंप 12 टन प्रति घंटा की दर से 12 टन प्रति घंटा की दर से पानी बाहर फेंकता है, पानी बाहर फेंकता है। जहाज की वह औसत गति ज्ञात करें, जहाज की वह औसत गति ज्ञात करें कि जिससे वह जैसे ही डूबना शुरू करे, जैसे ही डूबना शुरू करे किनारे पर पहुंच जाए, किनारे पे। क्वेश्चन लंबा लगता है देखने में, कैलकुलेशन ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार जो टेट का एग्ज़ाम हुआ थोड़ा सा क्रिटिकल पूछा है और पहले के भी क्वेश्चन में कुछ लिखा है, नहीं तो फिर क्वेश्चन बताता नहीं। लेकिन बना लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार व्यापम में आया है। इसका आंसर डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, सोल्यूशन अगर आप नहीं रहे तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक जहाज है जो 40 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर सपोज करिए एक किनारा है, ठीक है, और जहाज यहाँ पे है जिसकी दूरी है किनारे से 40 किलोमीटर, ठीक है। एक जहाज जिसको किनारे तक पहुँचना है, इस कारण से क्योंकि इसमें एक छेद हो गया है, ठीक है, और छेद के कारण पानी अंदर घुस रहा है। पानी अगर 60 टन अंदर चला जाता है तो जहाज क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन उसमें एक निकासी पाइप भी लगा हुआ है जो कुछ पानी को बाहर की ओर फेंक रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा स्पीड जहाज का रखा जाए कि जब डूबने के लिए स्टार्ट हो तब तक वो जहाज किनारे पे पहुंचे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो निकालना है, बोल रहा है कि 6 मिनट में 1/7/8 टन पानी अंदर भर जाता है, ठीक है। तो चाबी है, ये है क्या, 60 टन जो पानी चाहिए उसमें डुबोने के लिए, वो 60 टन पानी भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 60 टन पानी भरेगा तभी डूबेगा। तो 60 टन पानी भरने में जो टाइम लगेगा, उस टाइम में 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए क्या स्पीड होना चाहिए, यही पूछा जाता है। क्वेश्चन का सारांश क्या है कि 60 टन पानी भरने तक, यानी भरने में जितना समय लगेगा, उस समय में किस स्पीड से 40 किलोमीटर की दूरी तय किया जाए कि जहाज किनारे पे पहुंच जाए। तो 60 टन पानी भरने में कितना समय लगेगा, उसको निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें देखना है। जो भरने वाला पानी है वो कितना देर, 1 घंटा में कितना भर सकता है, और खाली करने वाला 1 घंटा में कितना खाली कर सकता है। बस एक प्लस और एक माइनस का कैलकुलेशन है। बस क्वेश्चन सारा खाली सिर्फ लंबा लग रहा है देखने में,
तो 6 मिनट में इसको तोड़ेंगे 1/7/8 तो कितना हो जाएगा 15/8 टन। इतना टन पानी कितना मिनट में 6 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/6। 1 मिनट में देखिए कैलकुलेशन जो होता है टाइम एंड वर्क का और टाइम एंड डिस्टेंस का, इसका एक एक नियम से इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, एक एक नियम में है कि 5 रुपये में 10 आम तो 10 रुपये में कितना आम उस तरह से निकल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग होता है। 6 मिनट में इतना भरता है तो 1 मिनट में जो पानी होगा वो क्या होगा कम होगा, समय कम तो इसका जो क्वांटिटी है वो भी कम, समय ज़्यादा तो क्वांटिटी भी ज़्यादा। तो 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर दिया हमने 6 से 1/6 हो गया। तो 60 मिनट में कितना होगा 60 मिनट इसलिए क्योंकि 1 घंटा का निकालना है, तो 15/8 इंटू 1/6 इंटू 60। ठीक है, कितना हो गया 75 बटा कितना आ गया 75 बटा 4 क्या टन। कितना टन पानी भरेगा कितना मिनट में 60 मिनट, यानी 1 घंटा। 1 घंटा में कितना पानी भर जाएगा जहाज में 75 बटा 4 टन। जबकि 1 घंटा में जो निकासने वाला पाइप है जो पानी को फेंकेगा जहाज से बाहर वो कितना टन पानी फेंकता है 12 टन। तो शुद्ध भराव जो होगा यानी शुद्ध भराव जो होगा आपका पानी का वो कितना होगा 75 बटा 4 माइनस 12। एलसीएम लेंगे 4 तो 75 माइनस 48 कितना हो गया 27/4। कितना टन पानी जो है 1 घंटा में भरेगा। ठीक है, 1 घंटा में कितना टन पानी भरेगा 27/4 टन। तो कितना टन पानी भरना है उसमें 60 टन। ठीक है, इतना टन भरने में 1 घंटा लगता है, तो 60 टन भरने में कितना टाइम निकाल सकते हैं 60 टन भरने में कितना टाइम, क्योंकि वो टाइम निकलेगा तभी हम स्पीड निकाल पाएंगे। ये एक्चुअल में मेंस का क्वेश्चन है, सही है ना, लेकिन कई बार व्यापक पे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग सीधे आंसर याद कर लीजिएगा, ज़्यादा सोल्यूशन वहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल क्वेश्चन जो लंबा सोल्यूशन वाला आता है ना, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप में थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक्चुअल में पीएससी मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन व्यापक में कई बार दिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, इसलिए सोल्यूशन करा रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये आपका 27 बटा 4 टन आ गया कितना देर में 1 घंटा में, यानी 60 मिनट में। तो 60 टन भरने के लिए कितना समय, यानी 27/4 टन कितना देर में 60 मिनट में। ठीक है, तो 1 टन भरने में कितना लगेगा इतना में 60 मिनट, तो 1 टन भरने में समय भी क्या लगेगा, अगर इसकी क्वांटिटी कम होगा तो समय भी क्या होगा कम लगेगा। तो समय कम लगने के लिए क्या करते हैं भाग देते हैं, क्या करते हैं तो 60 इंटू 4/27। तो अब कितना टन लाना है 60 टन। कितना टन, तो 60 से क्या करेंगे मल्टीपल करते हैं, 60 से क्या कर देंगे, तो ये क्या आएगा मिनट में आएगा, ये क्या आएगा मिनट में आएगा। डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर, स्पीड चाहिए kmph में, तो टाइम क्या चाहिए घंटा में, टाइम क्या चाहिए, तो ये मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए कितना करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल करिए, कुछ कैंसिल हो रहा है और कैंसिल होगा 80 बटा 9 आवर्स, 80 बटा 9 आवर्स। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना हो जाएगा, नीचे दिख रहा है उधर से नहीं दिख रहा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आया था आपका 80/9 यानी 40 इंटू 9/80 इज इक्वल टू 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। इसका आंसर ही याद कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन अगर जहाज डूबने वाला क्वेश्चन आएगा तो डाटा यही रहेगा पूरा आपका, एज इट इज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, जान लीजिएगा। आंसर 4.5 किलोमीटर पर आवर। सर यहाँ से सीधा सीधा भी तो निकाल सकते हैं ना, जैसे 60 मिनट 1 आवर का दिया है तो 60 टन भरना है
तो वहीं से सीधा 60 का मल्टीप्लाई कर सकते अगर उतना दिमाग कर रहा है काम तो और अच्छी बात है, हैं। उतना सोच सकते हैं तब तो और अच्छी बात है ना। बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसा कैलकुलेशन जितना आसान हो सकता है, कैलकुलेशन जितना मिनिमाइज कर सकते हैं, मैं डिटेल्स इसलिए किया हूँ ताकि क्लियर हो जाए, है ना। यस सर। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज आप लोगों को, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक करनी। घातांक एक चैप्टर आपका सिलेबस का, ठीक है। और चूंकि कैलकुलेशन का बेस चैप्टर माना जाता है घातांक भी। एक 118 नंबर क्वेश्चन, 118 ना। Yes. How much time will we take for an amount for 450 to yield this 81 as interest at 4.5% per annum of simple interest? तो इसमें है चेक करना सर सही आंसर नहीं बोल रहा है 450 रुपया का सिंपल इंटरेस्ट जो है 81 रुपया मिलता है, ठीक है। और इंटरेस्ट जो है 4.5 है, तो आपका टाइमिंग क्या है, तो क्या दिक्कत है, मिटा दो इसको। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये तो फार्मूला बोलते हैं, लेकिन कोई फार्मूला नहीं, ये परसेंटेज। क्या परसेंटेज है, जैसे आप सपोज करिए 100 रुपये आप किसी से उधार लिए, 5% उधारी पे आप लिए, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, तो क्या निकला 100 का 5%, 100 का कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। यही तो सब, यही तो फॉर्मूला, ये है PA, ये है आपका इंटरेस्ट, और ये है आपका टाइम, ये है आपका 100। कोई फॉर्मूला है ये, क्या है ये, परसेंटेज। क्या है ये, परसेंटेज। अगर 1 साल के लिए तो 1 से मल्टीपल करेंगे, 2 साल के लिए तो 2 से मल्टीपल करेंगे, 3 साल के लिए तो 3 साल से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था 450 रुपया को 4.5% के हिसाब से कितने समय के लिए इंटरेस्ट जो है 81 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट ए हटाएंगे, ये जीरो क्या आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 81 और 9 × 45, 20 × 5 = 100, 5 × 20, T = 4 दिया जाएगा, ठीक है। Person A can do a work in 20 days. Person A and B together to do the same work in 15 days. If they are paid 400 for the work, what is the share of each? याद रखिएगा, कभी भी टाइम एंड वर्क में जो पेमेंट किया जाता है वो वर्क का किया जाता है, ना कि टाइम का। अगर हम 10 दिन किसी काम को करने में कर रहे हैं और कोई व्यक्ति 5 दिन में करके चला गया, तो मेरा सैलरी उसका सैलरी बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 10 दिन किया तो हम 10 दिन का पेमेंट ले लेंगे और 5 दिन किया तो उसको 5 दिन का पेमेंट, काम के ऊपर डिपेंड करता जितना आपने काम किया उसका आपका पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं, ये बस सिंपल जो बेसिक जो चीज़ें होता है, यानी अमाउंट बांटना है तो वर्क के हिसाब से बांटना है, तो वर्क का रेशियो हमें लेके आना पड़ेगा, वर्क का रेशियो लेके आना पड़ेगा, तो हम अमाउंट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बोल रहा है A और A+B दोनों का दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है A किसी काम को करता है 20 दिन में, कितना दिन में करता है, A+B इसी काम को करता है 15 दिन में, राइट। डेज का उल्टा वर्क होता है और वर्क का उल्टा डेज, ठीक है। अगर कोई काम ज्यादा दिन में करता है, इसका मतलब वर्क कैपेसिटी उसकी कम है, जो कम समय में समाप्त कर दिया इसका मतलब उसकी वर्क कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो A और A+B है, तो B का वर्क अगर निकालना है तो A+B का वर्क 1 दिन का माइनस A का वर्क, यानी एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 15 चौके 60, 60, 1/60 वर्क, ठीक है। तो A का वर्क हो गया आपका 1/20 और B का वर्क हो गया 1/60। A और B का वर्क का रेशियो 1/20:1/60, एलसीएम ले करके बनाना होता है, लेकिन एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका आपका 60 और
20, 20 दिया 60, 3:1 वर्क का रेशियो। यस वर्क का रेशियो कितना हो गया 3:1 और डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट 400 को, कितना को 400 को। तो ए को जो मिलेगा फिर वही चीजें जो पहले से करते आ रहे थे, ठीक सर। अगर कोई अमाउंट को रेशियो में बांटना है तो जिसका वैल्यू है रेशियो में वो रेशियो इनटू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, कितना मिलेगा 300 मिलेगा और बी को कितना मिलेगा 100। ठीक है, और कुछ है? बस ये दो क्वेश्चन है। इसके एलसीएम के अकॉर्डिंग उन लोगों का कैपेसिटी वहीं से निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये पूर्ण अनुपात में कंप्लीट रेशियो रेशियो जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले तो ए और बी का तो निकालना पड़ेगा ना। देखिए पहले ए और बी तो निकालना पड़ेगा ना, ए और बी तो निकालना पड़ेगा, पहले बी तो मालूम होना चाहिए ना, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए तो मालूम है और बी मालूम नहीं है क्योंकि ए प्लस बी का दिया हुआ है। नहीं तो मैं बोल रही हूँ कि ना जैसे एलसीएम के अकॉर्डिंग दोनों का कैपेसिटी निकाल लेंगे, ए का सिंगल का निकलेगा उसको ए प्लस बी में माइनस कर देंगे तब भी तो वही आएगा। आएगा ठीक है, लेकिन जो है आपका वर्क में आपका करना है कि इसमें आपका ये निकालिए क्या, मैंने इसके हिसाब से दोनों के 20 हिसाब और 15 का एलसीएम निकाल देंगे हाँ, 16, हाँ। उसके अकॉर्डिंग ए का कैपेसिटी आ जाएगा अपने पास। हाँ आ जाएगा। ए का कैपेसिटी आ जाएगा तो फिर ए और बी में उसको ए कर सकते हैं, लेकिन जो है इसमें जब इसमें 2 की जगह पर 3 आ जाएगा तो फिर आप वहाँ पर फंस जाएंगे। ठीक है, 3 की जगह पर 4 आ जाएगा, ABCD दे देगा तो फिर आप वहाँ पर फंस जाएंगे। तो पहले उसका प्रोसेस जो होता है, मेन सीक्वेंस जो होता है उसको याद रखिए, उसको जानिए, है ना, ताकि बाद में जो क्वेश्चन होगा तो डिटेल में उसमें गड़बड़ ना हो। 2 में होता है रेशियो उल्टा पुल्टा हो जाता है, 3 में ऐसा नहीं होता। अगर 2 लोगों का वर्क कैपेसिटी 3:2 है तो टाइम 2:3 हो जाएगा, लेकिन अगर 3 है 2, 3, 4 तो उसको उल्टा कैसे करिएगा? जब तक कि आप पलट करके एलसीएम लेकर के नहीं उसको चेंज करिएगा कंप्लीट रेशियो में, तब तक पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, 2 में चेंजिंग करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि जस्ट उल्टा पुल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर निकालते हैं आप 2 में है तो इसलिए उसमें आ जाएगा, लेकिन 3 में फिर दिक्कत है। ठीक है, चलिए सर्ट्स एंड इंडिसेस स्टार्ट करते हैं। घातांक करनी, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे फिर। घातांक करनी, घातांक का नियम। घातांक मतलब क्या होता है? पावर, लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉ ऑफ सर्ट्स, यानी एक रूट से रिलेटेड और एक पावर से रिलेटेड। जो रूल है पहले उसको रूल को देखेंगे, उस रूल है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला मल्टीपल दिया हुआ है, जैसे x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है? है ना, x पे पावर m प्लस n जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन एज पर साइन भी ध्यान देना है। अगर यहाँ पर पावर प्लस m है और पावर माइनस n है फिर भी बोलेंगे m प्लस n हो जाएगा तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाता है मतलब साइन को भी ध्यान में रखना है। अगर माइनस n में है तो यहाँ पर माइनस ही होगा क्योंकि प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा? माइनस। अगर यही चीज से बेस आपका बराबर है डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये पावर माइनस हो जाएगा वो मत जानिए, ये जानिए कि नीचे से जब किसी बेस को उठा करके ऊपर लेके जाते हैं तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है ना। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। सिर्फ यही जानते हैं कि माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है नहीं जानना, ये जानना है कि नीचे से ऊपर जाता है तो साइन चेंज होता है। क्योंकि ये प्लस था इसलिए माइनस हुआ, अगर ये माइनस होता तो ऊपर जाके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता। ठीक है, आगे अगर सपोज करिए इसी में दिया हुआ a टू दी पावर b टू दी पावर c और ad, तो क्या हो जाएगा? a पे पावर b c d, सभी पावर आपस में मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन यदि a पे पावर b पे पावर c पावर d दे दिया जाए तो क्या करेंगे हम? पावर टू पावर कैलकुलेशन करेंगे, पावर टू पावर, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर 2 कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 8 हो जाएगा। लेकिन यही पर अगर 2 पे पावर 2 कर दें तो पावर टू पावर ऊपर से कैलकुलेशन होकर के आएगा 2 पे पावर 2 और 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो 2 पे पावर 16। कितना डिफरेंस हो गया देखिए, एक में आंसर आया 2 पर पावर 8 और एक में आंसर आया 2 पर पावर 16, जबकि दोनों देखने में एक ही लग रहा है, सिर्फ एक में ब्रैकेट दिया और एक में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ।
अगर ब्रैकेट में इस तरह से पावर दिया हुआ रहता है तो सभी पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाता है। लेकिन अगर विदाउट ब्रैकेट है तो ऊपर से पावर टू पावर हम कैलकुलेट नीचे से भी स्टार्ट कर सकते नहीं नहीं नीचे से नहीं, नीचे से फिर तो गलत हो जाएगा। हैं ऐसा हाँ नीचे से नहीं, ऊपर से करेंगे, है ना। बस पावर है ना, तो पावर का कैलकुलेशन पावर टू पावर ऊपर से नीचे आएंगे ना। नीचे से करेंगे तो फिर 2 दूना 4 कर देंगे, फिर इसका फिर 4 का 16, तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे सॉल्व करेंगे जब 256 आ रहा है और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा बाद में, कहीं न कहीं गलत हो जाएगी। ठीक है, ऊपर से पावर टू पावर ऊपर से कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब आगे इतना तक क्लियर, मिटाते जाओ ना। अब देखिए जैसे दिया हुआ है x बाई पावर दिया हुआ है आपका m, इसको हम कर सकते हैं x पे पावर m इंटू बाई पे पावर m। ठीक है, अगर बेस कुछ दिया हुआ है उस पे पावर है तो बेस को फैक्टराइज करके सब पर सेम पावर हम डाल सकते हैं, या सबका पावर बराबर है तो बेस को हम मल्टीपल करके एक बार पावर हम डाल सकते हैं। यानी उल्टा उल्टा हो सकता है, इसका वैल्यू a और इसका वैल्यू a भी हो सकता है। जस्ट उसी तरह से अगर x अपन y पे पावर m है तो x पे पावर y x पे पावर m अपॉन y पे पावर m कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि पावर अगर बराबर है तो डिवाइड में और मल्टीपल में दोनों को हम एक कर सकते हैं, एक साथ लेके आ सकते हैं। इसका यूज बहुत आएगा अभी एग्जाम्पल। ठीक है, इसका यूज बहुत करेंगे। तीसरा चीज इसमें याद रखिएगा, हमेशा कभी भी किसी भी संख्या पे पावर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1। कभी भी किसी भी संख्या कैलकुलेशन करते जा रहे हैं और आखिरी में पावर 0 आ गया तो 1 होता है। ठीक है, सबसे छोटी आवाज संख्या 2 सबसे छोटी आवाज संख्या 0 1 2 से 2 या 0 आवाज संख्या तो ही नहीं, 0 प्राकृत संख्या भी नहीं है ना, 1 भी नहीं, पहला संख्या 2। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ऊपर पावर में कैलकुलेशन करने में कई लोग दिक्कत करते हैं, क्या इनटू और डिवाइड में जब कैंसिल होता है तो हमेशा एक बचता है, याद रखिएगा। अगर मल्टीपल में कुछ कैंसिल हो गया तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 0 हो गया, क्या बचता है, एक बचता है। 0 तभी आता है जब प्लस माइनस कट करके बचता है। ठीक है, जैसे -x + x कट गया तो 0 हो गया। ठीक है, x अपॉन x कट गया तो 0 नहीं होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे, अक्सर लोग गलती करते हैं इसमें। तो 0 अगर आता है किसी भी संख्या के ऊपर वैल्यू तो 1। इसका उपयोग सिर्फ आंसर निकालने के लिए नहीं करते हैं, कहीं कहीं हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कैसे ज़रूरत पड़ती है, जब किसी की वैल्यू निकालनी है तो अगर उसका वैल्यू 1 आ रहा है, आगे दिया हुआ है 1, तो भी हम x पे पावर 0 लिख करके उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट भी इसका यूज होता है और इसको हमें यूज भी करना पड़ता है कैलकुलेशन के लिए, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कितना है आपका घातांक का नियम। घातांक में एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी भी कोई नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका मिनिमम रूप में लेके आना है। जैसे लिखा हुआ कहीं 25 तो हम कोशिश करेंगे कि 5 का स्क्वायर लिख दें। लिखा हुआ है 125 तो हम कोशिश करेंगे कि 5 पे पावर 3 लिख दें, क्योंकि यहाँ पर बेस बराबर होगा तभी फिर आगे हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। दूसरा चीज है, बराबर के दोनों तरफ अगर x टू दी पावर m इजिकल टू y टू दी पावर m दिया हुआ है तो यहाँ पे x इजिकल टू y होगा, x इजिकल टू y होगा। यानी बराबर के दोनों तरफ पावर बराबर है तो बेस बराबर होगा। और यदि x टू दी पावर m एंड x टू दी पावर n बेस बराबर है तो क्या हो जाएगा, पावर भी बराबर है। ठीक है, बेस बराबर है दोनों तरफ तो पावर भी बराबर है। इसको भी ध्यान रखना है, इसका भी यूज बहुत आएगा। इतना घातांक का नियम, करने का नियम बाद में देखेंगे, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मिटा दे। चलिए एक एग्जांपल, 625 पे पावर दिया हुआ है 6.25 इंटू 25 पे पावर 2.6
डिवाइडेड बाई 6 to 5 पे पावर 6.75 इंटू 5 पे पावर 1.1.2। इसका वैल्यू क्या करना है? ये 625 अगर 5 के रूप में हम तोड़ेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 5 का 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने से 25 और 25 गुना 25 625। तो 5 पे पावर कितना हो गया? 4 पे पावर। हम एक स्टेप लिख देता हूँ, इसे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ये 5 पे पावर स्क्वायर 2 पे पावर 2.6 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर 4 पे पावर 6.75 और इनटू 5 पे पावर 1.2। ठीक है, इसको डायरेक्ट गुना करके भी लिख सकते थे। अब मल्टीपल करेंगे तो 5 पे पावर ये दोनों पावर क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में पावर क्या होता है? मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 0 0 चौके 24 और 1 25। 5 पे पावर कितना हो गया? 25 ना। 5 पे पावर 25, दोनों को गुना करिए कितना आएगा? 6.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 25 चौके 100, 0 0 हो गया, एक कैरी हो गया, 6 चौके 24 और 1 25 इंटू 5 पे पावर कितना? 26 गुना 52 5.2 डिवाइडेड बाई, इसको गुना करिए कितना हो जाएगा? 5 पे पावर 500 के 20, 700 के 28, 2 30, 0 आ गया, 6 के 24 और 3 27 इंटू 5 पे पावर 1.2। ठीक है, अब फिर वही आ गया जो रूल में हम पढ़े थे अभी। ऊपर में बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 5 पे पावर 25 5 30.2 और नीचे 5 पे पावर 27 प्लस 1.2 28.2। बेस बराबर है क्या होगा? 5 पे पावर 30.2 और माइनस 28.2 इजिकल टू 2 इजिकल टू आंसर 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम्स में। रिपीटेड का क्वेश्चन है क्या? शिक्षण भर्ती का जो 2019 का 2019 वाले जो हुआ था असिस्टेंट टीचर, इसमें मैथ नहीं है। असिस्टेंट नहीं है टीचर, वो टीचर का है, असिस्टेंट टीचर का है। नोट कर लिए? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक पार्ट और है, एक पार्ट नीचे लिख देता है। क्वेश्चन है x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर y का होल पावर है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इंटू x पर पावर b अपॉन x पर पावर c का होल पावर है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर इंटू x पर पावर c अपॉन x पर पावर a का होल पावर है c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर।
इसका वैल्यू क्या होगा? सबका वो नहीं आता है ना, सबका तो नहीं आता, लेकिन 90% तो जरूर आता है। देखिए क्वेश्चन पे ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी 0 भी आता है, कभी 1 भी आता है, लेकिन बेस और पावर है तो पावर कैंसिल होगा प्लस माइनस में, प्लस माइनस में आएगा। देखिए सोचने की बात है, प्लस माइनस में कैंसिल होगा तो क्या बचता है बोला? 0, और इनटू में कैंसिल होता है तो 1। ऊपर सभी संख्याएं आएगा प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा तो 0 आएगा, तो बेस का पावर 0 तो वैल्यू 1। इसका आंसर तो फिक्स ही है कि 1 ही आना है। ठीक है, देखिए ए ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी का मल्टीपल करेंगे, यानी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका वैल्यू है? ए क्यू माइनस बी क्यू। अलजेब्रिक फार्मूला को एकदम 100% याद रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं उसका यूज रहता ही रहता है। ठीक है, उसी तरह के से यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी क्यू माइनस सी क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा सी क्यू माइनस ए, क्योंकि ये सभी दूसरा पार्ट दिया हुआ है। ए माइनस बी का होल क्यू का दूसरा पार्ट दिया हुआ है, और पहला पार्ट ए ऊपर जाकर के माइनस होकर के आ जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। यानी अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो एक्स टू दी पावर क्या आ जाएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे इंटू है ना, इंटू पहले कर देते हैं एक बार, उसके बाद फिर प्लस करेंगे बाद में, एक्स टू दी पावर बी क्यू माइनस सी क्यू और इंटू एक्स टू दी पावर सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, ये डायरेक्ट 2 स्टेप हमने छोड़ा, ये पहले इसको माइनस किया, फिर इसमें माइनस के रूप में इंटू रहा, फिर उसका फार्मूला के रूप में लाया, तो डायरेक्ट हमने फार्मूला का रूप लिख दिया। ठीक है, यानी फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू होता है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी बेस पर यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर सी ए है ना, तो सब में आ गया। अब बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा सर? जुड़ जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू, तो प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू, यानी एक्स टू दी पावर कितना आ गया? 0। इसका वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन जितना भी बड़ा बड़ा आता है इस तरह का, खाली बस देख लीजिए कि ऊपर क्या आ सकता है, कैसा कटने की संभावना है, उसके हिसाब से आंसर 1 या 0 होगा। 1 या 0 के अलावा कुछ और नहीं आता ज़्यादा करके। अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो कहीं वैल्यू अगर ए 1 2 3 4 कुछ और दिया हुआ है तो वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन सिर्फ ए बी सी डी के रूप में कुछ दिया हुआ है तो अक्सर आंसर या तो 0 आता है या तो 1 आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी तो कोर्स पूरा करने की अति तो नहीं है ना, जल्दीबाजी तो नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है ना, तो सीखना है ना। देखिए एग्जांपल, 8 पे पावर 4.2 इंटू 64 पे पावर 2.1 इंटू 7 पे पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू है 56 पे पावर 1, ये वाट है ना। क्वेश्चन है 8 टू द पावर 4.2 इंटू 64 टू द पावर 2.1 इंटू 7 टू द पावर 8.4 इंटू 56 टू द पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 टू द पावर वाट। 56 पे पावर क्या होगा? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है, इसके पावर दिया हुआ है, ये पूछा जा रहा है, तो हम क्या बताए थे? बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होगा, या पावर बराबर होगा तो बेस बराबर होगा।
इसका पावर पूछा जा रहा है, इसका मतलब इधर बेस में 56 है, इसका मतलब इधर भी हमें बेस में 56 लाना है। तो 56 तो यहाँ पर ये है, और 56 आएगा कहाँ से? यहाँ पर इसमें 8 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56, और इसमें 7 से गुना करेंगे तो 8 सत्ते 56। तो ये इसका 8 और 8 दो जगह बांट देंगे। ये 64 जो है 8 गुना 8 में एक बताए थे कि अगर बेस मल्टीपल में है तो हम बेस को फैक्टराइज करके सेम पावर हम डाल सकते हैं, या पावर सेम है अलग अलग फैक्टर में है तो जरूरत पड़ने पे हम इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पे 8 और 7 उसके लिए पावर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अब ये इसको रहने देते हैं 8.8 पर पावर 4.2 इंटू इसको करते हैं 8 पे पावर 2.1 इंटू 8 पे पावर 2.1, कोई दिक्कत? और इंटू 7 पे पावर 8.4 और इंटू 56 पे पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 पे पावर x कर देता हूँ 8। अब देखिए मल्टीपल करने के लिए बेस का पावर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी हम मल्टीपल करेंगे। किसी में किसी को मल्टीपल हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीपल करने से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हम मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेस क्या करना पड़ेगा? बराबर है, क्या करना पड़ेगा? पावर ऐड करना पड़ेगा। बेस बराबर है तो पावर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 8 टू दी पावर, ये तीनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8.4 तो आना ही था जो दिया हुआ है। 7 पे पावर 8.4 और इंटू 56 पे पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 पे पावर x। दोनों को क्या कर दें? मल्टीप्लाई। तो पावर क्या आ जाएगा? 8.4 इंटू 56 पर पावर 3.5 इज इक्वल टू 56 पर पावर x। ठीक है। अभी बेस बराबर है, ए भी बेस बराबर है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 56 टू दी पावर ए क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 5 और 9 और 8 3 11 11.9 इज इक्वल टू 56 पे पावर x, इसलिए x इज इक्वल टू 11.9। इसका कैलकुलेशन में जितना मिनिमाइज अगर आप कर सकते हैं तो उसको मिनिमाइज करिए, नहीं तो और इसका शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं है। ये कैलकुलेशन चैप्टर है, कैलकुलेशन चैप्टर में सिर्फ स्टेप को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। 2 स्टेप को हम एक बार कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ट्रिक और कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं आएगा। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन? सर 12 बजे के ड्यूटी में थोड़ा मेरा जल्दीबाजी हो जाता है ना। 12 बजे पहुँचना रहता है, हम लोग को 12 बजे छोड़ते ही 15 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बराबर आते रहता है। टू पे पावर x माइनस 1 टू पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 इक्वल टू 320 हो तो x इक्वल टू 1। ठीक है, 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 तो x इक्वल टू 1। इसको कई तरीके से बना सकते हैं, दोनों में से अलग कर सकते हैं। पावर जुड़ा हुआ है, बेस को हम अलग कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, या तो अपने मन से प्लस माइनस करके एक जैसा ला करके उसको हम कॉमन ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा आप लोग के लिए, है ना। तो सिंपल से इसको हम अलग कर सकते हैं। 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। बेस बराबर है तो पावर जोड़ते हैं, तो पावर जुड़ा हुआ है तो हम उसको अलग कर देते हैं, है ना। उसी तरह से प्लस 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर 1 इक्वल टू 320। ठीक है, तो 2 पे पावर हम x कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचा? 2 पे पावर माइनस 1 यानी 1/2 क्या बचा? 1/2 और 1/2 और प्लस यहाँ पर क्या बचा? 2, तो 1/2 प्लस 2 यानी 2.5 मतलब 5/2। तो डायरेक्ट 5/2 लिख दे, कोई दिक्कत? इक्वल टू 320 यानी ये दोनों को हमने जोड़ा
2 पे पावर -1 इक्वल टू हो गया 1/2 और उधर 2 था, 2 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 2.5, 2.5 बराबर कितना 5/2 होगा ना। तो 2 पे पावर x इक्वल टू एक इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 320 इंटू 2/5 5 36 5 दूनी 20 और 2 पे पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पे पावर कितना 64 में 2 पे पावर कितना होता है 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 बार हुआ और एक ए है तो कितना हो गया 2 पे पावर 7, इसलिए x इक्वल टू 7। इस तरह का क्वेश्चन बराबर आपका देते रहता है। एक क्वेश्चन जो बराबर एग्जामिनेशन में आता है, जो चीज क्वेश्चन आपका मिटा दूं, हो गया। अब लोग कोई भी बुक से उसको बना सकते हैं, जो नहीं बनता है पूछ लीजिएगा। कोई भी बुक से, ऐसा नहीं है कि जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी बुक से बनाना है। जो आपके पास बुक है उस बुक से, मैं जो पढ़ा रहा हूँ RS अग्रवाल की बुक है ना, कोई अपना ब्रांडेड बुक नहीं है, लेकिन इससे टफ और मार्केट में कोई बुक है भी नहीं। मार्केट में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए मैथ का इससे टफ और कोई बुक नहीं, ठीक है। इसलिए आप जो बुक है, हाँ, और दूसरा चीज़ है कि जो लोकल कोचिंगों का बुक है मैथ का, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट है। या तो RS अग्रवाल का उतारा है, या तो SD यादव का उतारा है, या तो आपका महेश मिश्र का। कौन सा क्वेश्चन? सबसे बड़ी संख्या क्या है ना, तो 2 पे पावर 50, 2 पे 3 पे पावर 40, 4 पे पावर 30 और 5 पे पावर 20। तो इसके लिए आपको बेस को बराबर करना है। क्या करना है? बेस को बराबर करना है। तो चलिए ठीक है, इसको बता देता हूँ पहले, क्वेश्चन में लिखाना था। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा छोटा ज्ञात करना है। दिया हुआ है 2 पे पावर 50, 3 पे पावर 40 और 4 पे पावर 30 और 5 पे पावर 20। इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है? ठीक है, सबसे बड़ा संख्या क्या है? अगर या तो बेस बराबर होगा या तो पावर बराबर है ना। पावर बराबर करेंगे तो क्लियर नहीं पता चल पाएगा कि क्या है, लेकिन अगर बेस बराबर कर दें तो पावर के हिसाब से हमारा पता चल जाएगा। जिसका पावर बड़ा होगा वो संख्या बड़ा होगा, जिसका पावर छोटा होगा वो संख्या छोटा होगा। क्या कर सकते हैं इसको बोलिए? सबको 5 के रेशियो में लेना है। 5 के रेशियो में नहीं लगते हैं, जो एलसीएम होता है उसके हिसाब से लेके आएंगे। ठीक है, जो यानी क्या एलसीएम यानी उसको डिवाइड करने वाला जो संख्या होगा उसके हिसाब से उसमें मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा रेशियो में कोई भी संख्या हो, हम किसी भी संख्या में अपने मन से कुछ जोड़ घटाव प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो है कोई कॉमन नंबर जिससे कोई असर नहीं पड़ता। यानी क्या संख्या से हम मल्टीपल कर दें सब में कि बेस क्या आ जाए बराबर। कौन सा नंबर होगा? कोई नंबर हो पाए? एक संख्या से करेंगे तो नहीं होगा, एक संख्या से करेंगे तो होगा। एक संख्या से करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। हो पाएगा कभी? एक ही संख्या से अलग अलग संख्या में मल्टीपल करेंगे, संख्या बराबर आएगा? कभी बराबर नहीं आएगा। एलसीएम निकालने से कितना आया था? 60 आया था। तो 60 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 60 में डिवाइड करेंगे तो 2 से कितना आएगा? 30 और इसमें करेंगे तो 20 और इसमें करेंगे तो 15 ना, और इसमें कितना आएगा? 12 25 60। ठीक है, तो 30 20 15 और 12 बेस आ गया। पावर दिया हुआ है 50 40 30 20। इसमें आपका बेस तो बराबर करने के लिए 20 बराबर हो पाएगा?
सर सबको 10 से भाग दे देंगे कि बचेगा उसको पावर लगा देंगे। उसका जो पावर 10 से सब में भाग देने के लिए बोल रहा है बराबर से। हाँ ये भी कर सकते हैं। लास्ट में जो आगे का 3 हाँ ये भी कर सकते हैं, समान संख्या से भाग दे करके छोटा कर लेंगे। यानी 50 नंबर बार 50 बार तो मल्टीपल नहीं कर सकते हैं, 40 बार मल्टीपल नहीं कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा कॉमन नंबर जिससे कि पावर को मिनिमाइज कर लें, बहुत बढ़िया कर सकते हैं सर। यानी ये पावर जो है पावर को हम मिनिमाइज कर है ना। हम समान संख्या से तो भाग दे सकते हैं, किसी समान संख्या से मल्टीपल कर सकते हैं। तो समान संख्या से अगर सब में 0 0 यानी 10 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, तो पावर क्या आ जाएगा इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 2। तो आसानी से पता चल जाए कि कौन नंबर बड़ा आ रहा है। 50, 40, 30, 20 बार तो मल्टीपल नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाता है। लेकिन अगर छोटा संख्या से मल्टीपल करने से भी पता चल जाए तो भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर 5 आएगा तो 2 पे पावर 5 कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और इसमें 3 पे पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। इसमें कितना आ जाएगा? 64। इसमें कितना आ जाएगा? सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे छोटा कौन हो गया? ठीक है। यानी पावर को आप मिनिमाइज करना है। पावर को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे हम? कोई समान संख्या से डिवाइड करेंगे, है ना। यानी वह नंबर जो सभी संख्याओं को डिवाइड करता हो उससे पावर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और उस छोटे नंबर से फिर नंबर निकालना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पता चलेगा कि हाँ कौन संख्या बड़ा है या कौन संख्या। देखिए क्या है, हम बोले थे रेशियो में कोई भी संख्या से हम जरूरत पड़ने पे समान संख्या से मल्टीपल भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब में हमने क्या किया? 10 से डिवाइड। 10 से ही बोल सकते हैं, 10 से ही, क्योंकि तो 10 जो है सबको कंप्लीट डिवाइड करता है। ऐसा नहीं करेंगे कि जरूरत के हिसाब से इसमें 10 से कर दिए, इसमें 5 से कर दीजिए, इसमें 18 से कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। करेंगे तो सब में बराबर से एक समान संख्या से। तब एक क्या आ गया? कैंसिल हो गया। और ये बच गया आपका 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 4, और 4 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, है ना। और इसको जब मल्टीपल किए तो नंबर आपका आ गया, नंबर आ गया आपका 81, 32, 81, 64 और 25। सबसे बड़ा संख्या क्या आ गया? 81। तो आंसर 81 नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा? 3 पे पावर 40। 3 पे पावर 40। टाइम हो गया है, आप लोग इंग्लिश पढ़िए। चलिए नेक्स्ट इसको बना करके लाइएगा। आपका सर्च का रूल जो है आपका करनी यानी रूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको कल बताएंगे नियम, और उसका कैलकुलेशन करेंगे आगे। थोड़ा डिटेल इसको बढ़िया से पढ़िएगा क्योंकि बेस चैप्टर है ये। कैलकुलेशन इसको जितना बढ़िया से बनाएंगे कैलकुलेशन उतना ज़्यादा मजबूत होगा। और डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आता है, कई बार इससे क्वेश्चन बढ़िया था। ये आया था पिछले साल 2019 में। ये जो पेपर रखी हूँ ना, वो शिक्षक का पेपर है पुराना, अभी 19 वाला 2019 का पेपर है। इस बार भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल करेगा क्योंकि जैसा लग रहा है, जैसा एग्जामिनेशन को बढ़ा रहा है, टफ कर रहा है ना, इस बार थोड़ा सा बढ़ाएगा। इसलिए थोड़ा सा तैयारी अच्छे लेवल से करिए, इनिशियल ऊपर से नहीं। लेकिन कुछ 10, 20, 25% क्वेश्चन तो ऐसा पूछेगा जो कि चैप्टर का इनिशियल सबसे स्टार्टिंग होगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग मतलब जो फार्मूला बेस होता है, जैसे आपका अभी टेट में जो पूछा था मैक्सिमम तो सब ज़्यादा फार्मूला ही पूछ दिया। शिक्षक भर्ती का टफ है डेट से। सीजी क्वालीफाई इसको ये नहीं कि हम लोग नौकरी लाएंगे। 72 कट ऑफ दिया सर, बताइए जिसका 69 है वो भी डिस्क्वालीफाई है। यस ठीक है, तो तैयारी उस लेवल का करिए कि औरों से ऊपर निकले। देखिए सिलेक्शन में मैथ का रोल तो 100% रहेगा, ठीक है ना। मैथ अगर आपका बढ़िया है तो सिलेक्शन लेके जाए, क्योंकि जीएस तो हर लोग पढ़ रहा है और हर लोग को याद हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैथ में जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा स्कोर होगा। सर मैथ्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल भरा हुआ है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल पूछ रहा है, स्टार्टिंग फिजिक्स से किया है 17-18 क्वेश्चन। तो वो न्यूमेरिकल भी बनाने के लिए आपको बेसिक मैथ आना जरूरी है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल का फार्मूला मालूम है, सब कुछ मालूम है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं है। क्योंकि कई लोगों के साथ दिक्कत होता है कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन की दिक्कत को सुधार लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन की दिक्कत को सुधार लेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्योंकि हर जगह पे तो हर आखिरी में तो कैलकुलेशन ही आना है ना, चाहे जितने रूल पढ़ लीजिए, चाहे जितना तरीका पढ़ लीजिए, लेकिन आखिर में तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन से बच नहीं सकते।
क्वेश्चन